हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले हमने मालवा शैली पढ़ाई थी, सारी आपको विस्तार से जानकारी दे दी थी कि कौन सी चरण में कौन से आपके कैसी कल्पसूत्र है, उसमें क्या हुआ कार्य है और किन ग्रंथों में क्या कार्य हुआ है, वो सारी जानकारी आप लोगों को दे दी थी। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली के आगे का जो हमने बताया था कि उसके आगे एक शैली पड़ती है, वो उल्लेख करना भूल गए थे आपसे। लेकिन एक शैली बची थी, थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी शैली है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, जो कल आपको मालवा शैली हमने पढ़ाई थी, उसके आगे की छोटी सी शैली है, बहुत छोटी सी, जिसका नाम है जौनपुर शैली। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी है। आप लोगों को केवल ध्यान देने की ज़रूरत है, नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, और नहीं नोट करते हैं तो एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज की जो नई शैली हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभी जो आपको हम पढ़ा के लेकर आए हैं अपभ्रंश शैली, यानी कि जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, हमने बताया था कि जो अपभ्रंश शैली आप लोगों को बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा किसी भी धर्म से संबंधित वहाँ पे कोई भी चित्रकारी नहीं की गई, ये याद रखिएगा। और जो आपके इससे पहले हमने बताई है कि पूर्व मध्यकाल में जो पाल शैली की, देखो वो पूर्व मध्यकाल की कला में अंतर्गत आती है, ये उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आती है। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि पूर्व मध्यकाल की कला में अगर आती है तो वो आपकी पाल शैली है। ठीक है, और अगर उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो उसमें अपभ्रंश शैली आती है, और यही दो शैलियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, लेकिन होता कभी कभी ये है कि कभी कभी उत्तर जो आपका मध्यकाल है उसमें से अपभ्रंश शैली तो एक मेन शैली मानी ही जाती है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर अगर पूछ लेगा मालवा शैली या जौनपुर शैली, तो उसका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं कि बाय द वे अगर इसमें से क्वेश्चन उठ के आ जाता तो आप लोग शिकायत ना करिए कि हमें पढ़ा नहीं गया। तो आपको एक एक करके हम हर एक टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, सीरियल वाइज ले चल रहे हैं। तो जौनपुर शैली आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसमें से एक एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या है और क्या हुआ था इसके अंतर्गत, वो हम सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक आपको लिखा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जौनपुर शैली। ठीक है, ये जौनपुर शैली है, और यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है, फिरोज शाह तुगलक ने, नाम सभी लोग सुना होगा कि फिरोज शाह तुगलक एक शासक थे, ने अपने भाई जूना शाह की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की, और भी कब, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। हम फिर से बता रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना शाह की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की, वो भी 14वीं शताब्दी में। उससे पहले जौनपुर की स्थापना नहीं हुई थी। जौनपुर की स्थापना जब हुई थी उसका समय था 14वीं शताब्दी। ठीक है, उनकी याद में इन्होंने वो नगर बसाया था। ठीक, ये नंबर 1 पॉइंट पे हो गया। अगला हम नंबर 2 पे देखते हैं। लिखा गया यहाँ पे कि जौनपुर के, ठीक है, वो तो हो गया नगर की स्थापना की थी। अगला देखिए, जौनपुर नगर को मध्यकाल में भारत का सिराज कहा जाता था। नंबर 2 पे लिखा गया है, जौनपुर को मध्यकाल में भारत का सिराज कहा जाता था। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो 14वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा कलाकारी के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया सिराज। सिराज का मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादातर विकास होता था उस क्षेत्र को सिराज कहा जाता था, या जिसके अंदर गुणवत्ता ज़्यादा होती थी, या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता था, उसको सिराज नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये नंबर 2 पर पॉइंट हो गया है। अगला हम देखते हैं, नंबर 3 पे लिखा गया है, यहाँ चित्रित, ठीक है,
यहाँ चित्रित जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र व लौर चंदा पोथियाँ हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था अभ्रंश शैली में कि लौर चंदा मुल्ला दाऊद की है और कल्पसूत्र एक कागज़ पर लिखी हुई एक पुस्तक ग्रंथ है। ठीक है, और हमने इसके दोनों जो ग्रंथ हैं अब उल्लेख किया था कि इसने लिखा है, कब लिखा है, इस सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो इतना याद रखिएगा कि यहाँ जो चित्रित जैन ग्रंथों में है, इस जौनपुर शैली के अंतर्गत यहाँ पे कल्पसूत्र और लौर चंदा इन दो ग्रंथों की पोथियाँ चित्रित हुई हैं। ठीक है, दो ही ग्रंथ यहाँ पे, इन्हीं से ज़्यादातर चित्र बनाए गए। चित्र मतलब है कि यहाँ के जो ग्रंथ पहले के मिले हुए हैं वहाँ से संबंधित जो है यहाँ पे चित्र बनाए गए। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ चित्रित जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र व लौर चंदा पोथियाँ हैं। पोथियों का मतलब होता है कि वहाँ की ग्रंथ, और चित्रित मतलब है कि इन ग्रंथों से चित्र बनाए गए। ठीक है, तो कल्पसूत्र और लौर चंदा जो ग्रंथ हैं इनसे संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए। तो इसीलिए 3 नंबर पॉइंट पे लिख दिया है कि यहाँ चित्रित जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र व लौर चंदा पोथियाँ हैं। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं, लिखा गया है सल्तनत काल की प्रारंभिक चित्रित। अभी हमको बता देंगे सल्तनत कैसे कहते हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ पे सल्तनत काल की प्रारंभिक चित्रित पांडुलिपि अमीर खुसरो की दहलवी व खम्माम, यहाँ पे सम्माम लिखा है, सॉरी खम्माम है, दहलवी व खम्माम है। ठीक है, खम्माम। ठीक, अब ये समझ लीजिए कि सल्तनत का कहते किसे। देखिए, हमारे पाल शैली और अपभ्रंश शैली के बाद का जो भी समय है वो सल्तनत काल का ही था। ठीक है, जब हमारा 730 से 1197 पाल शैली का समय था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि अपभ्रंश शैली का समय आ गया था। वो लगभग 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी चला था। लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पर ज़्यादातर मुग़लों का शासन आ गया था। मुग़लों का मतलब है मुसलमानों का शासन काल आ गया था, जिसको हम सल्तनत काल के रूप में बोल सकते हैं। और इसका हमने सूत्र भी बताया था कि सबसे पहला का जो सल्तनत काल का जो पहला वंश है उसको हम बोलते हैं गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वंश उसको बोलते हैं हम खिलजी वंश। ये सल्तनत काल के वंश हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, एक सूत्र है। ठीक है, पहला जो है वन जो आता है वो गुलाम वंश आता है, दूसरा हमारा खिलजी वंश आता है, तीसरा हमारा जो आता है वंश वो तुगलक वंश आता है। ठीक है, इस तरीके से वंश चलते हैं। अब आप कहो कि पूरे पूरे हम आपको वंश गिना दें तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको एक एक वंश हम सल्तनत काल के हम लिखवा देते हैं। तो पहला जो वंश है वो आपका है गुलाम वंश, दूसरा हमारा है खिलजी वंश, तीसरा हमारा है तुगलक वंश। ठीक है, और चौथा हमारा है सैयद वंश। ठीक है, और पांचवा हमारा है आपका मुगल वंश। इस तरीके से बहुत सारे वंश चलते आए हैं। ठीक है, ठीक, बहुत सारे वंश जो हैं, सैयद वंश, इस तरीके से बहुत सारे वंश चलते आए हैं। वो जो अभी आप जब मुग़ल काल आएगा उससे पहले की हम सारी चीज़ें आप लोगों को बता देंगे। अभी आप लोग इतना नोट कर लीजिए कि जहाँ से सल्तनत काल स्टार्ट होता है उसके बारे में हम लोग बता दिए हैं। ठीक, आगे जो आएगी क्लास, अभी दक्षिणी शैली आएगी, दक्षिणी के बाद आपका मुग़ल आएगा, सॉरी राजस्थानी आएगा, और राजस्थानी के बाद आपका मुग़ल काल आएगा। मुग़ल काल के पहले जो भी सल्तनत काल आती है वो हम आपको बता देंगे कि कहाँ से सल्तनत काल स्टार्ट होती है और किस राजवंश के अंतर्गत ये मुग़ल काल यहाँ पे स्थापित हुआ इस इंडिया में, यानी कि भारत देश में, और कैसे इसका विस्तार हुआ और किन लोगों ने यहाँ पे मुग़ल वंशों को लाया, किसके द्वारा ये लोग आए, और कैसे यहाँ पे चित्रकारी का वर्णन हुआ, वो सारी चीज़ हम बताएंगे आगे चल करके। लेकिन अभी की जो आपकी क्लास हम दे रहे हैं जौनपुर शैली, तो ये भी आपकी सल्तनत काल से संबंधित है। ठीक है, जिसमें हम लिखा हुआ है सल्तनत काल की प्रारंभिक चित्रित पांडुलिपि अमीर खुसरो की दहलवी व खम्माम है। यहाँ सम्माम लिखा हुआ है लेकिन खम्माम है। ठीक है, ये नंबर 4 पर पॉइंट पे लिखा गया है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, लिखा गया है आपका, देख लेते हैं।
यहाँ पे लिखा गया है अमीर खुसरो मुख्य रूप से तुगलक एवं खिलजी का काल का था। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया जो अमीर खुसरो एक शासक था, ठीक है, वो मुख्य रूप से तुगलक व खिलजी शासनकाल था, शासक नहीं था। कहने का मतलब ये वहाँ का एक चित्रकार था, ठीक है, और बहुत बड़ा चित्रकार था। अमीर खुसरो कई बार नाम सुना होगा। वो मूर्तिकार भी था, चित्रकार भी था और वास्तुकार भी था, हर चीज़ में पारंगत था, इसलिए इसका नाम हर जगह आता है। और हर जहाँ तक इसकी उम्र चली उसके अनुसार वो हर वंशों में उसने कार्य किया है, वास्तुकला के अंतर्गत भी और मूर्तिकला के अंतर्गत भी और चित्रकला के अंतर्गत भी। जिस तरीके से जिन लोगों ने, जिस शासकों ने उसका अपना तरीके से काम कराया है, उस तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमीर खुसरो जो था मुख्य रूप से तुगलक एवं खिलजी का काल का इस यहाँ का चित्रकार था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, तो ज़्यादातर ये वास्तुकला के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पारंगत था। वास्तुकला का मतलब होता है कि ये भवन निर्माण के अंतर्गत ज़्यादा पारंगत था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा मस्जिदें या किला इत्यादि चीज़ों में इसको डिजाइन बनाने में बहुत ही अच्छा लगता था। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो इसने मस्जिदों का निर्माण किया है, कौन कौन सी मस्जिदें हैं जो इसने निर्माण कराया है, उसके बारे में देखते हैं आगे एक एक करके। यहाँ पे लिखा गया है आपका नंबर 1 पे देखते हैं, लिखा गया है अटाला मस्जिद, ठीक है। अटाला मस्जिद का समय जो है 1408 ईस्वी है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अटाला मस्जिद का जो समय है 1408 है और इसका जो निर्माण कार्य है यानी कि जो शासक था उस समय, उसका नाम है इब्राहिम शाह, जो सरकी शासक था, ठीक है, क्योंकि सल्तनत काल जो थी उस समय, वो उस समय की ज़्यादातर मुसलमानों की ही थी, ठीक है। पाल और भ्रंश के बाद वहाँ पे आपके इंडिया भारत में मुसलमानों का शासक स्थापित हो गया था, सल्तनत काल स्थापित हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि 1408 जो समय है यानी कि 12वीं सदी के बाद का जो समय है, वहाँ पर जो है आपका मुसलमानों का शासक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अटाला मस्जिद जो है 1408 का समय है इसका बनी हुई है और इसका जो शासक था उसका नाम है इब्राहिम शाह, ठीक है। जबकि हमने बताया था कि पहले का जो वंश था गुलाम वंश, शुरुआत जो हुई थी सल्तनत वो 12वीं शताब्दी से यानी 13वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी। लेकिन गुलाम वंशों में ज़्यादातर कार्य कोई नहीं हुआ था वास्तुकला चित्रकला के अंतर्गत। लेकिन हाँ, उसके बाद खिलजी वंश और तुगलक में ज़्यादातर कार्य वास्तुकला के अंतर्गत हुआ। तो वहीं ये खिलजी और तुगलक के वंश में जो इब्राहिम शाह थे वहाँ के सरसी शासक, ठीक है, सरकी के जो अंतर्गत जो शासक थे इब्राहिम शाह ने, उन्होंने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। दूसरी मस्जिद जो है उसका नाम है झांझरी मस्जिद, जिसका निर्माण कार्य 1430 में हुआ, जिसके शासक काल में हो उसका नाम भी इब्राहिम शाह है, यानी कि उसके पुत्र का नाम है इब्राहिम शाह, ठीक है। और 3 नंबर की जो आपकी मस्जिद है उसका नाम है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है 1470 ईस्वी की, जिसका निर्माण कार्य हुसैन शाह, यानी कि ये भी सरसी शासक थे, यानी कि आपके तुगलक यानी खिलजी वंश के थे, इसके अलावा कहीं के नहीं थे, ये दोनों वंशों के संबंधित है, ठीक है। और चौथा नंबर जो है लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये 1450 की है, ये मोहम्मद शाह ने इसका निर्माण कार्य कराया था। तो कहने का मतलब ये है कि अमीर खुसरो जो थे उन्होंने तुगलक एवं खिलजी वंश के शासनकाल में इन 4 मस्जिदों का निर्माण कार्य करवाया था। तो ये होगी आपकी जौनपुर शैली। इसके अंतर्गत इत्यादि जो हैं भवनों का, इत्यादि मस्जिदों का, इत्यादि शैलियों का और आदि स्थापना हुई है। किसने किया, हमने एक एक करके आपको बता दिया है, ठीक है। अभी भी अगर किसी को भी कोई कुछ क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और एक शिकायत आप लोगों से ज़रूर है कि आप लोगों को जुड़वा नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे घटते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, दूसरों को जुड़वाइए, ठीक है। जो कि अभी परीक्षा होने वाली है आपकी मई में,
जिससे हमने आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। और आने वाली क्लास जो होगी आपकी एक नई चैप्टर में मिलेंगे। और तब तक के लिए सभी को राधे राधे, ठीक है।